Bismillahirrahmanirrahim. From Rahatullah, today we will discuss about hospitalization. कि what is hospitalization? हॉस्पिटलाइजेशन क्या होती है, यहाँ पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर हमने इसी चैप्टर में बुनियादी चीज़ जो हमने पढ़ना है वो एडमिशन है कि पेशेंट को आपने एडमिट कैसे करना है, या कभी कभार पेशेंट को एडमिट करने के बाद एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना पड़ेगी, या कभी कभार एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगी। तो वो आपके नीड और रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अलावा जो लास्ट चीज़ है वो हम डिस्चार्ज की बात करेंगे कि पेशेंट को हमने डिस्चार्ज करना है। ठीक है, पेशेंट को हम कैसे डिस्चार्ज करेंगे, आया हॉस्पिटल पॉलिसी के मुताबिक या पेशेंट खुद डिस्चार्ज करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हॉस्पिटल के ऊपर कि हॉस्पिटल होता क्या। द वर्ड हॉस्पिटल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन hospice signifying a stranger or foreigner, hence a guest. Another noun derived hospitium come to signify hospitality, that is the relation between guest and shelter and hospitality. हॉस्पिटल का जो वर्ड्स है ये लैटिन वर्ड से निकला है, हॉस्प से, और इसका मतलब क्या है, स्ट्रेंजर या फॉरेनर। इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर आपसे बाहर से कोई आया है और आप उसी फॉरेनर के बारे में, या स्ट्रेंजर का मतलब होते हैं अजनबी के बारे में, मुसाफिर के बारे में आप जानना चाहते हो कि ये है कौन, हमारा रिलेटिव है, हमारा रिलेटिव नहीं है, किस बेस पे आया है, यानी आप किसी फॉरेनर के बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ये हॉस्पिटल की बात है। लेकिन अगर आप नाउन की बात करें कि ये नाउन वर्ड से डिराइव्ड है, तो वो हॉस्पिटम है। और हॉस्पिटम का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर आपके यहाँ कोई गेस्ट आया और गेस्ट को वो जो मेहमान होते हैं, हम मेज़बान उससे शेल्टर देते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, उसकी खातिरदारी करते हैं। ठीक है, उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। यानी हॉस्पिटल के अंदर बेसिक क्या होती है कि हॉस्पिटल के यहाँ कोई पेशेंट आ जाती है, पेशेंट एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ रिलेटेड होती है, तो हॉस्पिटल में उसी पेशेंट की एबनॉर्मेलिटीज़ को नॉर्मल तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, टाइप्स की अगर हम बात करें, मुख्तलिफ़ तरह की हॉस्पिटल होता है। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, स्पेशल हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल होते हैं जो गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड होते हैं। सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल होते हैं जो ख़ाफ ख़र्चा गवर्नमेंट से आते और ख़ाफ ख़र्चा उसी हॉस्पिटल के जो ओनर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल वो होती है जो गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होता। इसके अलावा स्पेशल हॉस्पिटल दो तरह की होती है, एक तो डिपार्टमेंट के लिहाज से होती है और दूसरा होती है एक स्पेशल डिजीज़ के ख़िलाफ़ से। ठीक है, बाज़ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ एक डिजीज़ की इलाज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हार्ट के साथ रिलेटेड डिजीज़ होती है तो वो कार्डियो हॉस्पिटल होते हैं। और बाज़ जो हॉस्पिटल होता है वो किसी डिपार्टमेंट के लिहाज से भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई वापडा हॉस्पिटल है, आर्मी हॉस्पिटल है ना, तो ठीक है, मुख्तलिफ़ तरह के हॉस्पिटल होते हैं। अब अगर हम हायरार्की की बात करें इन पाकिस्तान, तो याद रखो ना, सबसे पहला हॉस्पिटल जो होता है उसको हम कहते हैं BHU। ठीक है, BHU ये बेसिक हेल्थ यूनिट जिसको कहते हैं, जो हमारे इलाकों में होते हैं, छोटे छोटे अस्पताल होते हैं। इसके बाद होते हैं RHC के बाद होते हैं THQ ये तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल होते हैं, और जो लास्ट में होते हैं ये TSH होते हैं। TSH टीचिंग अस्पताल होते हैं, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में से एक टीचिंग हॉस्पिटल होती हैं। ठीक है, तो ये हायरार्की इन पाकिस्तान हुई कि BHU, RHC, THQ, DHQ एंड TCH। अब हम बात करते हैं एडमिशन का कि एडमिशन क्या होती है। पेशेंट को हमने एडमिट करना है, लेकिन एडमिशन होता क्या। एडमिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिसीविंग अ न्यू पेशेंट टू एन इंडिविजुअल यूनिट वार्ड ऑफ द हॉस्पिटल। ठीक है, तो एडमिशन क्या होती है कि मिसाल के तौर पर आपके पास कोई न्यू पेशेंट आया और वो न्यू पेशेंट उसी हॉस्पिटल में कोई स्पेशल वार्ड उसको रिसीव करते हैं। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है और उस पेशेंट के हार्ट के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी वार्ड होता है और कार्डियोलॉजी वार्ड उसको एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है ये हार्ट पेशेंट। ठीक है, इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपके पास कोई अनदर पेशेंट है, चेस्ट प्रॉब्लम है उसको, तो चेस्ट वाले प्रॉब्लम को फिर चेस्ट वार्ड एक्सेप्ट करता है या चेस्ट वार्ड वाले उसको रिसीव करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई पेशेंट है जिसको स्टमक प्रॉब्लम है, सीवियर स्टमक प्रॉब्लम है, और वो हॉस्पिटल में
एडमिट करना चाहते हैं तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी वार्ड उसको रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो एडमिशन का मतलब ये है कि कोई न्यू पेशेंट हॉस्पिटल का कोई मखसूस वार्ड उसको रिसीव करते एक्सेप्ट करता है, ये हुआ एडमिशन। दूसरा डिफिनेशन है, इट इज़ द एंट्री एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ पेशेंट टू स्टे इन अ हेल्दी फैसिलिटी, कि कोई पेशेंट को आप रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, कौन से एनवायरनमेंट में, कौन से माहौल में, कि वहाँ पे उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल जाए। यानी हॉस्पिटल के अंदर जो वार्ड्स होते हैं उसके अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है, किसी पेशेंट की अब नॉर्मेलिटी को हम नॉर्मल पे ले जाना चाहते हैं, ठीक है। पर्पज़ ऑफ एडमिशन, एडमिशन का मकसद क्या होते हैं, पर एक पेशेंट को हम क्यों एडमिट करते हैं। फर्स्ट वन होता है ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है आपके पास डायग्नोसिस, थर्ड वन होते हैं प्रोसीजर और सर्जरी, और फोर्थ वन होता है ट्रीटमेंट, ठीक है। यानी हमारे पास 4 मकसद होते हैं इसका। एक मकसद तो ये होता है कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट होता है, पेशेंट को हम बार बार ऑब्जर्व करते हैं, उसकी सिचुएशन हम चेक करते हैं, डायग्नोसिस हम उसकी देखते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन से सिम्पटम है, कौन कौन से डिजीज़ है, अब उसका सिम्पटम दूसरे डिजीज़ की तरफ शिफ्ट होने वाली है या अब नॉर्मल पे आने वाला है। सर्जरी या प्रोसीजर, कभी कभार पेशेंट को हम इसलिए एडमिट करते हैं क्योंकि उसकी सर्जरी होती है, सर्जरी तो हम होम में नहीं कर सकती, सर्जरी को तो अस्पताल में करना पड़ेगा और हॉस्पिटल में फिर उसको एडमिट भी करना पड़ेगा। और फोर्थ ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है एडमिशन का कि हम उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें और उसकी जो हेल्थ होता है उसका हम क्वालिटेटिव बना लें, ठीक है। इसके अलावा टाइप ऑफ एडमिशन का 2 टाइप होते हैं। देयर आर 2 मेजर टाइप ऑफ एडमिशन, इलेक्टिव और प्लान्ड एडमिशन, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड इमरजेंसी एडमिशन। तो एडमिशन का 2 टाइप है, इलेक्टिव प्लान्ड एडमिशन और दूसरा है इमरजेंसी एडमिशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्टिव या प्लान्ड एडमिशन की। इन दिस टाइप ऑफ एडमिशन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एग्जाम्पल मेडिकल ऑफिसर, प्लान अ कन्वीनियंट डेट फॉर एडमिशन, patient is informed well before the time so as to make him prepare for admission, patient is taken through the admission process from OPD। तो इलेक्टिव या प्लान्ड एडमिशन कौन सा एडमिशन होता है, ये वो एडमिशन होता है कि मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल पे कोई पेशेंट आ जाता है तो हॉस्पिटल में जो मेडिकल ऑफिसर का मतलब होता है डॉक्टर, ठीक है। तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि आपको हमने फ़लाना दिन पे, फ़लाना डेट पे, फ़लाना टाइम पे आपको हमने एडमिट करना है। तो पेशेंट घर पर जाते हैं और फिर एडमिशन के लिए तैयारी स्टार्ट करते हैं कि फ़लाना दिन पे मुझे डॉक्टर ने एडमिट करना है। तो जब वो दूसरे दिन आते हैं ना, तो उसने ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए तैयारी कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लान को कहते हैं इलेक्टिव एडमिशन या प्लान एडमिशन, यानी ऐसा एडमिशन जिसमें जो पेशेंट होता है उसके पास ये मालूमात होती है कि भाई डॉक्टर मुझे फ़लाना दिन पे एडमिट करती हैं, तो वो एडमिशन के लिए सारे तैयारी करती हैं। और याद रखो ना कि इलेक्टिव एडमिशन या प्लान एडमिशन ये OPD से होगा, ये कहाँ से होगा, OPD। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQ कि इलेक्टिव एडमिशन या प्लान एडमिशन हम OPD से करते हैं या डायरेक्ट इमरजेंसी वार्ड से करते हैं। OPD से करते हैं इलेक्टिव एडमिशन या प्लान्ड एडमिशन। इन इलेक्टिव एडमिशन देयर इज नॉन मेडिकल कंडीशन आर कंप्लेंट दैट रिक्वायर फर्दर वर्क अप ट्रीटमेंट और सर्जरी। इसका मतलब ये कि जो इलेक्टिव एडमिशन होता है या प्लान्ड एडमिशन होता है इसमें मेडिकल कंडीशन नॉन होते हैं। मिसाल के तौर पर मेडिकल कंडीशन नॉन का मतलब ये है कि कोई बंदा है जिसको किडनी फेल्यूर है, किडनी के साथ रीनल डिजीज़ है, किडनी का कोई डिजीज़ है, अब डॉक्टर से कहते हैं कि आपका ये किडनी प्रॉब्लम है, आप फलाना दवाई लेके जाओ, अगर आप ट्रीट हो गए तो ठीक है, वरना आपको हमने एडमिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंट को इन्फॉर्म होते कि मुझे इसी प्रॉब्लम से डॉक्टर मुझे एडमिट करते, ठीक है, या हमारी ट्रीटमेंट करना है या किडनी का सर्जरी करना है, ठीक है। तो इसी तरह मतलब पेशेंट को भी इंफॉर्मेशन होती है अपने डिजीज़ के बारे में और डॉक्टर को भी इंफॉर्मेशन होती है उसके डिजीज़ के बारे में। तो एक प्लानिंग के तरीके से एक प्लान बनाया जाता है कि आपको हमने ट्रीट करना है, आपको सर्जरी करना है, इसके बाद उसको एडमिट करते हैं। इसके अलावा टाइप ऑफ एडमिशन, दूसरा टाइप है इमरजेंसी एडमिशन। इमरजेंसी एडमिशन, इन दिस टाइप ऑफ एडमिशन द पेशेंट इज बीइंग ब्रॉट टू द हॉस्पिटल इन अ क्रिटिकल or serious condition which need prompt admission and immediate treatment so as to prevent complication। इमरजेंसी एडमिशन क्या होती है, ये एडमिशन का वो टाइप होते हैं जब पेशेंट को हॉस्पिटल पे एक सीरियस कंडीशन के साथ, एक क्रिटिकल कंडीशन के साथ हम ले जाते हैं। तो चूंकि वो क्रिटिकल कंडीशन होते हैं, सीरियस कंडीशन होते हैं, तो उसी क्रिटिकल कंडीशन या सीरियस कंडीशन में हमने एक इमरजेंसी प्लान करना होगी। मिसाल के तौर पर इमरजेंसी प्लान का मतलब यही है कि हमारी कोशिश होती है कि इसी पेशेंट को जो क्रिटिकल कंडीशन के साथ आया है, हॉस्पिटल को सीरियस कंडीशन आया है, कि इसको हम इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। इमीडिएट ट्रीटमेंट का मतलब ये है
हम जल्द से जल्द उसकी ट्रीटमेंट उसे प्रोवाइड करें ताकि वो कॉम्प्लिकेशन से बचाए। मतलब जो प्रॉब्लम उसका है वो प्रॉब्लम और सीवियर ना हो जाए, तो उसको प्रॉब्लम को सीवियरिटी से बचाने के लिए हम डायरेक्ट जो प्लान करते हैं वो इमरजेंसी एडमिशन होता है। ठीक है, इमरजेंसी एडमिशन में ओपीडी की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इमरजेंसी से ही पेशेंट को हमने शिफ्ट करना होगी वार्ड में, ताकि उसकी कॉम्प्लिकेशन, उसके डिजीज़, उसकी अबनॉर्मेलिटी, उसकी सिचुएशन और सीरियस ना हो जाए, क्योंकि पहले से भी वो तो क्रिटिकल सिचुएशन के साथ हॉस्पिटल में जो है एडमिट होते हैं। तो इस टाइम जो एडमिशन होते हैं इसको कहते हैं इमरजेंसी एडमिशन। ठीक है, इसके अलावा बात आती है एडमिशन प्रोसीजर। जब आप एक पेशेंट को एडमिट करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? तो फर्स्ट वन है एडमिटिंग डिपार्टमेंट, सेकंड वन है अराइवल नर्सिंग यूनिट, थर्ड वन है हॉस्पिटल ओरिएंटेशन एंड फोर्थ वन है प्रिवेंशन डिह्यूमनाइजेशन। तो हम एक एक को डिटेल के साथ डिफाइन करते हैं। सबसे फर्स्ट वन है एडमिशन प्रोसीजर में द एडमिटिंग डिपार्टमेंट। इसका क्या मतलब? फुल आउट एडमिशन फॉर्म, टेक एडमिशन कंसेंट, provide identification bed, allocate hospital bed, take care of personal belonging। टेक एडमिशन कंसेंट, इसका मतलब यह है कि जब आप पेशेंट को एडमिट करते हो तो आपने पेशेंट से इंफॉर्मेशन लेना है कि हम आपको एडमिट करते हैं, क्या आप अपने मर्ज़ी से एडमिशन चाहते हैं या नहीं। अगर पेशेंट ने इजाज़त दी कि मुझे एडमिट करें, आपको एडमिशन का इजाज़त मिला पेशेंट की तरफ से, उसके बाद सेकंड स्टेप आपने लेना है फुल आउट एडमिशन फॉर्म। तो जब आप उसको एडमिट करते हो तो एडमिट करते वक्त आपके पास एडमिशन फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म होता है उसको एडमिट करने के लिए, तो फिर आपने उसको फुल करना है। मिसाल के तौर पर पेशेंट का नाम लिखना है, पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसका हिस्ट्री लिखना है, करंट प्रॉब्लम लिखना है, उसकी फैमिली मेम्बर लिखना है, किस टाइम पे आपने एडमिट किया, यह सब कुछ आपने एडमिशन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जब आपने फॉर्म फिल किया और वार्ड को आपने इंटर किया, अब उससे प्रोवाइड आइडेंटिफिकेशन बैंड। तो एक बैंड होता है, एक पट्टी होती है ना, आपने वो बैंड पेशेंट को देना है। अब आइडेंटिफिकेशन बैंड हम पेशेंट को क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं, मिसाल के तौर पर अगर ये पेशेंट की कभी कभार मेंटल स्टेटस ख़राब हो गई, दिमागी सिस्टम उसका ठीक नहीं था और वो वार्ड से बाहर निकल गया, मिसाल के तौर पर इमरजेंसी पे आया, ओपीडी पे आया, और वहाँ पर उस वक्त अगर उसकी बैंड नहीं थी तो किसी को पता नहीं चलता कि आया ये पेशेंट है या नॉर्मल बंदा है। लेकिन अगर उसके पास बैंड हो तो फिर नर्सेज को या जो बाकी हेल्थ वर्कर होते हैं हॉस्पिटल में, उसको डायरेक्ट पता चल जाता है कि इसने जो बैंड पहना है ये तो कार्डियोलॉजी वार्ड का पेशेंट है, चेस्ट वार्ड का पेशेंट है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का पेशेंट है। ठीक है, तो उस बैंड से पता चलता है कि ये जो पेशेंट है ये फलाना वार्ड से ताल्लुक़ रखती है। और जो फोर्थ वन है एलोकेट हॉस्पिटल बेड। जब भी आप पेशेंट को एडमिट करते हो तो उसकी बेड के बारे में बताना है कि आपका बेड नंबर 4 है, बेड नंबर 5 है, ये आपके पास ये आपका बेड है। ठीक है, और एडमिटिंग डिपार्टमेंट में जो लास्ट ऑप्शन आते हैं टेक केयर ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग। टेक केयर ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट आपने एडमिट किया वार्ड में, अब उसके साथ जो भी रिलेटेड उसके सामान है या उसकी जो फैमिली मेम्बर है उनका आपने ख्याल रखना होगी। न सिर्फ पेशेंट का बल्कि पेशेंट का जो रिलेटिव है उसका भी आपने ख्याल रखना होगी। ठीक है, एडमिशन प्रोसीजर का जो सेकंड स्टेप है अराइवल ऑन नर्सिंग यूनिट। अराइवल ऑन नर्सिंग यूनिट मतलब जब आपने पेशेंट को एडमिट किया किसी वार्ड में, अब नर्स का क्या क्या काम है? सबसे पहला आप उसकी हाइट एंड वेट चेक करेंगे। पेशेंट का हाइट वेट सिंपली हम चेक करेंगे BMI। ठीक है, दूसरा आपने वाइटल साइन चेक करना है। जैसा आप पेशेंट को एडमिट करेंगे डायरेक्ट आपने उसकी वाइटल साइन को चेक करना है कि अब इसका करंट सिचुएशन कैसा चल रही है, उसका टेम्परेचर कैसा है, उसका BP लेवल कैसा है, उसका ऑक्सीजन सिचुएशन कैसा है, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं, हाइपोक्सिया तो नहीं है। अगर ऑक्सीजन की कमी है, वाइटल साइंस आपको पता चला तो आपने उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। या इसके अलावा आप उसकी पल्स रेट चेक करेंगे, पल्स रेट नॉर्मल से ज़्यादा तो नहीं है, नॉर्मल से कम तो नहीं। यानी मतलब आपने सबसे पहले जैसा आपने पेशेंट को एडमिट किया डायरेक्टली आपने जाके उसकी वाइटल साइन को चेक करना है। इसके अलावा सेंड सैंपल फॉर लैब इन्वेस्टिगेशन। जब आपने पेशेंट को एडमिट किया, अब अगर पेशेंट को मिसाल के तौर पर किसी टेस्ट की ज़रूरत है, अब आपने पेशेंट से ब्लड लेनी है और आपने लैब पे वहाँ
टेस्ट भी करवानी है। मिसाल के तौर पर उसकी यूरिनेशन टेस्ट है तो उसे यूरिन लेना है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल HIV टेस्ट करते हो कि क्या इस पेशेंट का हेपेटाइटिस तो नहीं है या एड्स का टेस्ट करना है, HIV वायरस तो नहीं है, तो उसके लिए आपने उसे ब्लड लेना होगी और फिर लैब के अंदर उसका टेस्ट भी करना पड़ेगा। रिपोर्ट द एडमिशन डॉक्यूमेंट। इसके अलावा के मिसाल के तौर पर रिपोर्टिंग द एडमिशन का मतलब ये कि जो पेशेंट आप एडमिट करते हो तो पेशेंट को आप क्यों एडमिट करते हो, उसका प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम का आपको पता चला तो इन प्रॉब्लम को आपने पहले डॉक्यूमेंट भी करना है कि फ़लाना पेशेंट को हमने एडमिट किया, इसका ये प्रॉब्लम था, इस वक्त हमने एडमिट किया। आप सारी चीज़ों को आपने डॉक्यूमेंट भी करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है भाई, हर पेशेंट के पास जो पेशेंट टेबल होता है उसके ऊपर फाइल पड़ी होती है और उस फाइल में आपने लिखना होगा कि इसी टाइम हमने पेशेंट को एडमिट किया इस प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। दूसरा आते हैं एडमिशन प्रोसीजर का स्टेप नंबर 3 आती है हॉस्पिटल ओरिएंटेशन। हॉस्पिटल ओरिएंटेशन में 4 स्टेप है। वार्ड रूटीन, फिजिकल फैसिलिटी इन रूम, हॉस्पिटल सर्विसेज एंड टाइमिंग, हॉस्पिटल पॉलिसी, ठीक है। वार्ड रूटीन का क्या मतलब है, वार्ड रूटीन का मतलब डॉक्टर नर्सेज राउंड, ठीक है। यानी जब आपने पेशेंट को एडमिट किया किसी भी वार्ड में तो वहाँ पे नर्स राउंडिंग करेगा, बार बार उसकी सिचुएशन को चेक करेगा, वाइटल साइन चेक करेगा, और डॉक्टर्स भी जाना है, डॉक्टर ने भी उसी पेशेंट के ऊपर वार्ड के ऊपर चक्कर लगाना है, ठीक है। दूसरी आती है फिजिकल फैसिलिटी इन रूम। जब आपने पेशेंट को एडमिट किया किसी वार्ड में, ज़रूरी बात है कि उसी वार्ड में आपने इंटरनेट भी प्रोवाइड करना है पेशेंट को, टीवी भी प्रोवाइड करना है, बाथरूम, टेलीफोन, यानी जितना भी उसकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ के लिए जो रिक्वायरमेंट है आपने उसी ही रूम में प्रोवाइड करना है, ठीक है। 3rd वन जो आता है हॉस्पिटल सर्विसेज एंड टाइमिंग। हॉस्पिटल सर्विसेज एंड टाइम का क्या मतलब है, मील्स, मेडिकेशन, मेडिकल सर्जरी, सप्लाई और लाइनन। मील्स का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर अगर पेशेंट को आपने वार्ड में एडमिट किया ना, अब पेशेंट को तो पता नहीं है कि कैंटीन किधर है, तो आपने कैंटीन के बारे में भी इंफॉर्मेशन लेना है कि मिसाल के तौर पर अगर कभी आपको रोटी की ज़रूरत हुई तो आपने फ़लाना जगह पे कैंटीन है, इससे आप रोटी या मतलब खुराक की जो चीज़ें हैं सामान आप ले सकते हैं। मेडिकेशन के बारे में भी आपने इन्फॉर्म करना पड़ेगा, 2 तरह की। मिसाल के तौर पर अगर किसी मेडिसिन की ज़रूरत है तो आपने उसे ज़रूर इन्फॉर्म करना है कि भाई मेडिसिन फ़लाना जगह पर मिलती है, आपने जब मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ जाएगी तो आपने फ़लाना जगह से ये चीज़ ले आनी है, ये मेडिसिन। या मिसाल के तौर पर जो मेडिकेशन उसके साथ ऑलरेडी पड़ी है, अब इसको कितने डोज में इस्तेमाल करना है, किस रूट पे इस्तेमाल करना है, कितने टाइम में इस्तेमाल करना है, ये चीज़ें भी बताना होगी। या मेडिकल सर्जरी, अगर पेशेंट को आप वार्ड में एडमिट किया गया है इसी वजह से कि उसकी सर्जरी करनी है, तो आपने उसकी सर्जरी के बारे में बताना है कि आपको हमने एडमिट किया लेकिन फ़लाना टाइम पे आपकी सर्जरी है, आप रेडी होनी चाहिए। और लिनिन का मतलब ये है, ये जो बेड मेकिंग होती है, मिसाल के तौर पर अगर बेड मेकिंग है, बेड शीट गंदा है, उससे ब्लड बॉडी फ्लूइड रिलीज़ हो चुका है, तो आपने बेड शीट को चेंज करना है, नहीं चेंज करना है। जो बेड मेकिंग्स होते हैं, या मिसाल के तौर पर अगर पेशेंट के लिए बेड मेकिंग ना करे तो बेड सूर्स कार्ज हो जाएगी, लेकिन हॉस्पिटल सर्विसेज का ये काम है कि पेशेंट के लिए भाई बेड मेकिंग करे ताकि उसको बेड सूर्स ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी तो एक प्रॉब्लम के साथ आया है, लेकिन अगर आप बेड मेकिंग ना करेंगे तो बेड सूर्स उसको लग जाएगी, ठीक है। हॉस्पिटल पॉलिसी जो स्मोकिंग पॉलिसी होती है, लामा पॉलिसी होती है, MLC पॉलिसी होती है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी पेशेंट को वार्ड में एडमिट किया तो आपने पेशेंट को इन्फॉर्म करना है ज़रूर कि भाई इसी वार्ड में स्मोकिंग, सिगरेट नोशी करना मना है, क्योंकि इससे दूसरे पेशेंट को प्रॉब्लम आती है, इससे मुख्तलिफ़ किस्म के और डिजीज़ भी काज हो सकती है, न सिर्फ आपके साथ बल्कि आपके साथ वार्ड में मौजूदा जो अदर पेशेंट एडमिट किया है उसी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभार कोई पेशेंट होती है रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम और स्मोकिंग से फिर उसको शार्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह, जो शार्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है जिसको हम डिस्पेनिया कहते हैं, तो डिस्पेनिया भी काज हो सकती है, ठीक है। तो स्मोकिंग पॉलिसी का मतलब ये कि हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट को स्मोकिंग की बिल्कुल इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा जो लामा है, MLC है, सामा है, लामा से आता है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। इसका मतलब ये है कि अगर पेशेंट को आपने 7 दिन के लिए एडमिट किया है किसी मेडिकल ऑफिसर ने, डॉक्टर ने, और उसने 5 दिन हॉस्पिटल में गुजारे, अब 6ठे दिन पे चाहते मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे डिस्चार्ज करें, तो अब ये जो हॉस्पिटल की पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों, ये भी एडमिशन प्रोसीजर के पार्ट्स होते हैं, ठीक है।
इसके अलावा एडमिशन प्रोसीजर का स्टेप नंबर 4 आता है डीह्यूमनाइजेशन। ठीक है, डीह्यूमनाइजेशन का में से स्टेप नंबर 4 एनाग्जिसनेस या एप्रीहेंशन आती है। दूसरा होता है फियर ऑफ अननोन। फियर ऑफ अननोन का मतलब ये है कि जो भी पेशेंट आपने एडमिट किया तो नर्स उसी पेशेंट को सेल्फ इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्योंकि पेशेंट तो नहीं जानती कि ये नर्स या डॉक्टर है, तो आपने सबसे पहला इंट्रोड्यूस कराना है कि भाई मैं नर्स हूँ आपके डिपार्टमेंट का और आपका मैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर हूँ। आपको अपने अपने टाइम पे मैं आऊँगा, मेडिकेशन आपको देना पड़ेगी और आपकी बार बार मैं वाइटल साइन चेक करूँगा, यानी उसके अंदर जो डर्स होती है ना, ताकि वो डर ख़त्म हो जाए। फियर ऑफ बॉडी इमेज चेंजेस। और दूसरी बात ये कि जब पेशेंट को आपने एडमिट किया तो वो कहते हैं कि मेरा बॉडी की इमेज चेंज हो रहा है दवाई के साथ, तो आपने उसी पेशेंट को फिर इनकरेज करना है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल की तरफ जा रहे हो, अब नॉर्मेलिटीज़ कम होती जा रही है। फाइनेंशियल कंसर्न। दूसरी बात ये कि आपने पेशेंट को इन्फॉर्म करना है कि मिसाल के तौर पर अगर आप इसी हॉस्पिटल में 7 दिन के लिए स्टे करें ना, तो आपकी डेली बेस का इतना खर्चा है और आपके 1 वीक्स का इतना खर्चा आएगी, क्या आप इसको पे कर सकते हैं यानी। ठीक है, और जो लास्ट वन है वो एम्बर्समेंट आते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफ़र टू अदर यूनिट। कभी कभार पेशेंट को दूसरे यूनिट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। रीज़न क्या होते हैं ट्रांसफ़र की? डिफरेंट रीज़न हो सकती है। नंबर फर्स्ट वन है टेम्परेरी असाइनमेंट। नंबर सेकंड चेंज इन पेशेंट कंडीशन। थर्ड वन है क्वाइटर इन्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड। पेशेंट डिस्टर्बिंग अदर पेशेंट नीड स्पेशल केयर और प्रोसीजर। तो अगर पेशेंट चेंज इन पेशेंट कंडीशन, अगर पेशेंट की कंडीशन चेंज हो रहा है तो ज़रूरी बात है कि आपने पेशेंट को दूसरे यूनिट में ट्रांसफ़र करना है। किस तरह पेशेंट की कंडीशन चेंज हो रही है? मिसाल के तौर पर अगर पेशेंट की एबनॉर्मेलिटीज़, डिजीज़ सिविरिटी और भी इंक्रीज़ हो रहा है तो आपने दूसरी वार्ड में शिफ्ट करना होगी, उसी वार्ड में, ताकि उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ को कम करे। या कभी कभार ऐसा हो सकता है कि मिसाल के तौर पर अगर पेशेंट हाईली एबनॉर्मल है, अब वो नॉर्मल पे आया, जब नॉर्मल पे आया तो आप किसी दूसरे यूनिट में भी शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा है क्वाइटर इन्वायरमेंट इज़ रिक्वायर्ड। कभी कभार पेशेंट को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होगा, एक साइलेंट इन्वायरमेंट जहाँ पर खामोशी होगा, शोर शराबत नहीं होगा, तो आप चेंज कर सकते हैं बिल्कुल दूसरे यूनिट में, ऐसे यूनिट में जहाँ पर क्वाइटर इन्वायरमेंट हो। ठीक है, खामोश इन्वायरमेंट हो। या पेशेंट डिस्टर्बिंग अदर पेशेंट। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पर वार्ड में 3-4 बंदे एक टाइम पे एडमिट है और उसमें से एक पेशेंट डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जब वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो आप इसी पेशेंट को किसी दूसरे यूनिट में शिफ्ट कर सकते हैं। और जो 5-1 आते हैं पेशेंट नीड स्पेशल केयर और प्रोसीजर। कभी कभार इसी वजह से भी हम दूसरे यूनिट में शिफ्ट कर सकते हैं पेशेंट को कि उसको फिर स्पेशल केयर रिक्वायर होते हैं, स्पेशल प्रोसीजर रिक्वायर होते हैं, तो स्पेशल केयर या स्पेशल प्रोसीजर के लिए भी आप उसको दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, गाइडलाइन फॉर पेशेंट ट्रांसफ़र कि जब भी आप पेशेंट को किसी दूसरे यूनिट में चेंज करना चाहते हो, याद रखो ना उसके लिए कौन कौन से गाइडलाइन होनी चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से नहीं शिफ्ट कर सकते, बल्कि उसके कुछ उसूल होंगे, कुछ प्रिंसिपल होगी, कुछ गाइडलाइन होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आते चेक डॉक्टर ऑर्डर। जब भी आप किसी पेशेंट को दूसरे वार्ड में चेंज करना चाहते हो तो याद रखो ना, जब तक आपको डॉक्टर की ऑर्डर्स नहीं दी जाती तब तक आप उसको चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जब डॉक्टर की तरफ से आपको एडवाइस दी जाए, ऑर्डर्स मिल जाए, तब आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं किसी दूसरे यूनिट में। दूसरी बात ये कि एक्सप्लेन टू पेशेंट एंड फैमिली। जब भी आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट को आप पेशेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपने पेशेंट को भी बताना है, पेशेंट के फैमिली को भी बताना है कि इसी रीज़न की वजह से हम आपकी पेशेंट दूसरे यूनिट में शिफ्ट करते हैं। थर्ड वन आते हैं प्रोवाइड डिटेल फॉर सेफ्टी। जब आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट को पेशेंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसमें तो जो डिस्टेंस होगा, मुख्तलिफ़ किस्म का सिचुएशन होगा, तो आपने पेशेंट को, पेशेंट की फैमिली मेम्बर को सेफ्टी की जो रूल रेगुलेशन होते हैं वो भी बताना है, ताकि पेशेंट की अबनॉर्मेलिटीज़ और भी इंक्रीज़ ना हो जाए, सेफ़ तरीके से दूसरे यूनिट में ट्रांसफ़र हो जाए। हैंड ओवर टू अदर यूनिट स्टाफ। किसी भी यूनिट में जब आप उसको शिफ्ट करना चाहते, ट्रांसफ़र करना चाहते, जिस यूनिट में आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते उसी स्टाफ को आपने हैंड ओवर करना है पेशेंट को। इन्फॉर्म अदर डिपार्टमेंट अबाउट पेशेंट ट्रांसफ़र। जिस डिपार्टमेंट में भी आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते भाई उसी डिपार्टमेंट के लोगों को आपने इन्फॉर्म करना है कि हमने फ़लाना पेशेंट को आपके डिपार्टमेंट को शिफ्ट करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, इसका ये रीज़न है, आप लोग इसको रिसीव करें, एक्सेप्ट करें। और 6-1
साथ है असेंबल ऑल पर्सनल बिलोंगिंग एंड मेडिसिन। अब इसी पेशेंट जो आप दूसरी यूनिट में शिफ्ट करना चाहते हैं, अब इसी पेशेंट के जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं आपके वार्ड में, चाहे वो मेडिसिन है या अदर सोशल कन्फर्मर है, आपने सब देना है उसके साथ दूसरे यूनिट में शिफ्ट करने के लिए। ठीक है, पेशेंट डिस्चार्ज की बात करें, ये तो हम एडमिशन की बात कर रहे थे अभी तक। अब हम डिस्चार्ज की बात करेंगे कि जब आप पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे तो इस वक्त क्या क्या करना पड़ेगा। डिस्चार्ज प्लानिंग बिगेन एट एडमिशन। देखिए, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जब डॉक्टर पेशेंट को एडमिट करता तो डॉक्टर ने मुकम्मल तौर पर प्लान बनाई थी कि मैंने मिसाल के तौर पर आज मंडे है तो मंडे पे मैंने इसको एडमिट किया, आने वाली मंडे पे मैंने उसको डिस्चार्ज भी किया। यानी टाइम ऑफ एडमिशन एंड टाइम ऑफ डिस्चार्ज मुकम्मल तौर पर एक प्लानिंग के जरिए होती है। ठीक है, फर्स्ट वन है आपके पास पेशेंट पर्सनल हिस्ट्री एंड हेल्थ डेटा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब आप पेशेंट को डिस्चार्ज कर दूँ तो सबसे पहला आपने डिस्चार्जिंग हम बात कर रहे थे, नंबर फर्स्ट है पेशेंट पर्सनल हिस्ट्री एंड हेल्थ डेटा। जब भी आप पेशेंट को डिस्चार्ज करते हो तो याद रखना सबसे पहला उसका हिस्ट्री लिखना है कि फॉर एग्जांपल हमने इसी डेट से जो एडमिट किया था, अब हम इसको डिस्चार्ज करते हैं, क्या पेशेंट के अंदर किसी किस्म की चेंजेस आई है या नहीं, उसका हेल्थ डेटा भी लिखना है। ठीक है, दूसरी बात ये कि पेशेंट एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ। एडीएल का मतलब होता है एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ। ठीक है, जब आप उसको डिस्चार्ज करते हो तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि क्या अब ये डेली लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकती है या नहीं। ठीक है, थर्ड वन है एनी फिजिकल कॉग्निटिव और अदर फंक्शनल लिमिटेशन। इसका मतलब है कि मिसाल के तौर पर पेशेंट को कोई फिज़िकल प्रॉब्लम तो नहीं है या और जो फंक्शनल लिमिटेशन होते हैं ये प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हो, लेकिन अगर उसको और फंक्शनल लिमिटेशन या और फिज़िकल एक्टिविटीज़ वो नहीं कर सकती तो आप इसको क्या नहीं कर सकते, डिस्चार्ज नहीं कर सकते। फोर्थ वन है केयर गिवर रिस्पॉन्सेज आर एबिलिटी। मिसाल के तौर पर अगर उसके होम वाले कहते हैं कि आप इसको डिस्चार्ज करेंगे तो आपने उसकी फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म करना है कि आप उसको ये केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी अगर वो केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, नॉर्मल केयर, तो आप डिस्चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर केयर नहीं प्रोवाइड कर सकते तो आप उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकते। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, या कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं इसी वजह से कि वो उसका फैमिली मेम्बर मज़ीद उसका पेमेंट अदा नहीं कर सकती, जो ख़र्चा उसके ऊपर आती है मज़ीद वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो इस वक्त भी हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं। कम्युनिटी सपोर्ट, या पेशेंट को हम इसलिए भी डिस्चार्ज करते हैं क्योंकि फैमिली मेम्बर उसकी कम्युनिटी उसको सपोर्ट कर सकती है, यानी उसके होम में वो केयर प्रोवाइड कर सकते हैं जो केयर हम हॉस्पिटल में देते हैं। 7 आता है नीड फॉर होम केयर असेसमेंट। जब भी आप उसको डिस्चार्ज करेंगे तो याद रखो ना, आपने उसको होम वाले के बारे में उस होम वाले को, उसकी फैमिली मेम्बर को बताना है भाई इसी तरीके से आपने उसका केयर प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये पेशेंट डिस्चार्ज की प्लानिंग आया। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्चार्ज टीचिंग कि जब भी आप पेशेंट को डिस्चार्ज करते हो तो उस वक्त आपने कुछ टीचिंग करना है पेशेंट के लिए। फर्स्ट वन है मेडिकेशन। मिसाल के तौर पर जब पेशेंट डिस्चार्ज हुआ तो आपने उसे बताना है कि आपका ये मेडिसिन है, इसी टाइम पे आपने इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है, इतनी डोज के साथ इस्तेमाल करना है, इसी रोड पे इस्तेमाल करना है। औरली है, इंजेक्शन है, आईवी मसल है, आईएम मसल है, कौन सा इंजेक्शन है, आपने ये बताना है। दूसरी बात एक्टिविटी, रेस्ट एंड एक्सरसाइज। आपने पेशेंट को ये भी बताना है भाई इतनी टाइम के लिए आपने रेस्ट करनी चाहिए और इतनी टाइम के लिए आपने एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है, ये भी बताना है पेशेंट को। ये टीचिंग में आती है, नर्स टीचिंग करेगा, डॉक्टर टीचिंग करेगा पेशेंट को, क्योंकि आप तो उसको डिस्चार्ज करते हो। दूसरी बात ये आपके पास डाइट आता है। डाइट मतलब आप कहते हैं आपने फलाना चीज़ को खाना है, फलाना चीज़ को नहीं खाना है। अपॉइंटमेंट फॉर नेक्स्ट विजिट, या कभी कभार ये भी हो सकते हैं कि डॉक्टर या नर्स कहते हैं कि आप इतने टाइम बाद फिर हॉस्पिटल की विजिट करें ताकि हम आपकी सिचुएशन चेक लें कि अब नॉर्मल हो चुका है या नहीं। डे ऑफ डिस्चार्ज, जिस दिन पे आप उसको डिस्चार्ज करेंगे उसको आपने डॉक्यूमेंट करना है, उस टाइम को, उस डे को आपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट करना है। ठीक है, हॉस्पिटल डिस्चार्ज क्या होती है अगर वो हॉस्पिटल की तरफ से डिस्चार्ज होते तो इंडिकेशन फॉर डिस्चार्ज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिक्वायर्ड डायग्नोज ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर ट्रीटमेंट एज सजेस्टेड बाय अटेंडिंग फिजिशियन और सर्जन। हॉस्पिटल की तरफ से एक पेशेंट को तब डिस्चार्ज हो सकता है कि मिसाल के तौर पर कोई सर्जन है, कोई फिजिशियन है, मतलब है डॉक्टर।
जो डॉक्टर ने उसकी स्टेटस के मुताबिक जो डायग्नोसिस था, जो ऑब्जर्वेशन था, जो प्रोसीजर था, जो ट्रीटमेंट था, अगर वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर सकते। यानी डॉक्टर के सोच के मुताबिक कि डॉक्टर ने कहा कि अगर हम इतने टाइम के लिए उसको स्टे दे, हॉस्पिटल में एडमिट करें, तो फिर ये सारी चीज़ें उसकी जो ट्रीटमेंट के लिए जितनी भी चीज़ें हैं ये कंप्लीट हो जाएगी, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। अब आप उसको डॉक्टर जब कहेंगे कि उसको डिस्चार्ज करें, तो डॉक्टर को पता होता है कि अब उसकी डिस्चार्ज करने का टाइम है या नहीं है। बाहर के हॉस्पिटल से हम कब उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं? नंबर 1, प्रोग्रेस इन पेशेंट कंडीशन। अगर पेशेंट की कंडीशन में प्रोग्रेस आ रहा है, मतलब अगर पेशेंट की कंडीशन नॉर्मल हो गए, तब आप उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। नंबर 2, नो चेंज इन पेशेंट कंडीशन, या पेशेंट की कंडीशन में बिल्कुल चेंज आते ही नहीं, मतलब न वो अच्छाई की तरफ चल रहा है, ना उसकी जो डिजीज़ है ना नॉर्मल होता जा रहा है ना नॉर्मल होता जा रहा है, तो आप फिर भी उसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। आफ्टर इन एक्सपायरी, या मिसाल के तौर पर कोई पेशेंट एक्सपायर हुआ, उसको डेथ हुई, तब भी आप उसको डिस्चार्ज करेंगे। या लामा जो आती है, यानी लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, इसका मतलब ये है कि पेशेंट उसका सेल्फ डिसीजन ये, वो चाहते हैं कि बस मुझे मज़ीद क्या करो, डिस्चार्ज करो, मैं हॉस्पिटल में स्टे करना नहीं चाहती, तब भी आप उसको डिस्चार्ज करते। सामा स्टे अगेंस्ट मेडिकल सर्व एडवाइस, इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर कभी कभार होता है कि डॉक्टर कहे के बाद इसको डिस्चार्ज करें, लेकिन वो पेशेंट कहते हैं नहीं, हमें डिस्चार्ज ना करें, हमें हॉस्पिटल में मज़ीद स्टे भी करना है। ठीक है। रिएक्शन ऑफ हॉस्पिटल, उसमें है इलनेस बिहेवियर। इलनेस बिहेवियर में होते हैं पेशेंट नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडीशन। पेशेंट अपनी कंडीशन का रिस्पॉन्सिबल नहीं, अपनी कंडीशन का रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसका क्या मतलब कि वो कुछ एक्टिविटीज़ अगर वो करना भी चाहते तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एबनॉर्मल है, ठीक है, उसको डिजीज़ है, इसलिए वो अपने आप का रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो कुछ एक्टिविटीज़ में नर्स उसका हेल्प करेगा। ठीक है। एक्सक्यूज़ फ्राम सर्टन सोशल रूल एंड टास्क, कुछ सोशल रूल्स होते हैं, सोशल टास्क होते हैं, कुछ सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं जिससे वो पेशेंट क्या होते हैं, एक्सक्यूज़ का मतलब होता है कि वो एब्सेंट होता है, वो उन एक्टिविटीज़ को नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर कोई क्रिकेट है, वॉलीबॉल गेम्स है और कुछ गेम्स है, वो तो नहीं कर सकती। या मिसाल के तौर पर आप स्टडी ले, वो स्टडी नहीं कर सकती, वो पढ़ाई, वो एजुकेटेड बंदा था, अब वो बीमार हो गया तो स्टडी नहीं कर सकती। ठीक है। अब ओब्लिगेट टू ट्राई टू गेट वेल एज सोन एज पॉसिबल, अगर उसकी स्टडी, उसकी क्लासेस ज़ाया हो रही है तो वो चाहते हैं ओब्लिगेट टू ट्राई टू गेट वेल एज सोन एज पॉसिबल, कि वो कहते हैं कि यार मुझे जल्द से जल्द ठीक होनी है। ओब्लिगेट टू सीक कम्पैटमेंट है, लेकिन वो जल्द तब ठीक होगा जब आप उसको हेल्प प्रोवाइड करें, लेकिन सीवियर हेल्प प्रोवाइड करें, जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करें। ठीक है। रिएक्शन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन में दूसरे आते हैं इफेक्ट ऑफ इलनेस। इफेक्ट ऑफ इलनेस में आते हैं चेंज इन बिहेवियर। जाहिर सी बात है कि जब पेशेंट को कोई डिजीज़ लग जाए, कोई इलनेस लग जाए, तो उसके साथ बिहेवियर में ज़रूरी चेंजेस आएगी। दूसरे डिसरप्शन ऑफ प्राइवेसी एंड ऑटोनॉमी। प्राइवेसी का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो वो दूसरे बंदे को इन्फॉर्म नहीं करना चाहती, लेकिन जब अब वो तो डिजीज़ उसको लग गई, एबनॉर्मेलिटीज़ है, अब वो उन काम करने के लिए दूसरे बंदों को इन्फॉर्म करना होगी, तो उसकी प्राइवेसी लॉस हो गई। ऑटोनॉमी का मतलब है कि बाज़ काम ऐसे होते हैं जो वो सेल्फ करना चाहते लेकिन अब नहीं कर सकती, तो वो काम दूसरों पर करते हैं, तो उसकी ऑटोनॉमी भी लॉस हो गई। लाइफ स्टाइल भी चेंज होता है, उसका जो रूल्स रेगुलेशंस होता है नॉर्मल लाइफ में वो भी चेंज होते हैं। फाइनेंस भी होते हैं, जब पेशेंट बीमार होते हैं तो वो पैसे तो नहीं कमा सकती। चेंज इन सेल्फ कॉन्सेप्ट भी उसका चेंज होता है और उसका बॉडी इमेज भी चेंज होती है। इसके अलावा डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट फ्रॉम हॉस्पिटल, द रोल ऑफ नर्स इन डिस्चार्ज प्लानिंग इंक्लूडिंग ऑल केयर गिवर इन्वॉल्व इन द केयर ऑफ पेशेंट, फिजियोथेरापी, यानी जब आप पेशेंट को डिस्चार्ज करते हो तो उसी प्लानिंग में नर्स का क्या किरदार होगा। सबसे पहला ये कि चाहे वो नर्स हो या नर्स के अलावा और हेल्थ वर्कर, फिजियोथेरापिस्ट, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं नर्स को डिस्चार्ज करने में। एडिक्वेट असेसमेंट ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग ऑल स्टेजेस ऑफ केयर टू आइडेंटिफाई डिस्चार्ज नीड। जब भी आप उसकी असेसमेंट करेंगे, असेसमेंट एनी टाइम ऑफ द असेसमेंट के हर स्टेज में आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई नर्स को कौन कौन सी चीज़ों का नीड है। ठीक है। Assess health teaching need of client and family and provide family member with the knowledge and skill to care for the client in the home setting, want care range of motion and exercise। जब आप पेशेंट को डिस्चार्ज कर दो तो आपने पेशेंट को भी बताना है, पेशेंट की फैमिली को भी बताना है, उसको ये नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करना है कि मिसाल के तौर पर क्लाइंट को आपने होम में कैसा केयर प्रोवाइड करना है,
उसका वोंड केयर कैसा करना है या उसको एक्सरसाइज कैसे देना है, इन चीज़ों के बारे में अपने पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को इन्फॉर्म करना है। डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल, जब आप पेशेंट को डिस्चार्ज करते हो हॉस्पिटल में, जब आप पेशेंट को डिस्चार्ज करते हो हॉस्पिटल से, तो इंश्योर डिस्चार्ज इज ऑर्डर बाय मेडिकल ऑफिसर, कि आपको मेडिकल ऑफिसर से पेशेंट को डिस्चार्ज करने के बारे में ऑर्डर होनी चाहिए। यानी जब भी आप पेशेंट को डिस्चार्ज करते हो तो डॉक्टर की तरफ से आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। पेशेंट एंड रिलेटिव आर इन्फॉर्म अबाउट डिस्चार्ज, पेशेंट को भी आपने इन्फॉर्म करना है, पेशेंट की रिलेटिव को भी आपने इन्फॉर्म करना है कि भाई इसी टाइम पे हम आपको डिस्चार्ज करते हैं। दे आर एजुकेटेड ऑन द नीड फॉर कंटिन्यूइंग ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप केयर, आपने उसको एजुकेट करना है, उसको तालीम देना है, उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको मालूमात देना है कि आपने पेशेंट की इसी तरह मज़ीद केयर और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है। इंश्योर पेशेंट हॉस्पिटल बिल आर वर्किंग आउट एंड सबमिट टू हेल्थ इंश्योरेंस ऑफिसर, आपने पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को इन्फॉर्म करना है कि जितने टाइम उसने हॉस्पिटल में गुजारा उसके ऊपर कितना पैसे आया, उस बिल को उसने सबमिट करना है हेल्थ इंश्योरेंस ऑफिसर, ठीक है। यह नर्स का काम होता है कि पेशेंट और पेशेंट की फैमिली को इन्फॉर्म करेगा। डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट फ्रॉम हॉस्पिटल, यानी डिस्चार्ज समराइज यूजुअली इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लाइंट कंडीशन है। डिस्चार्ज, जब भी आप पेशेंट को डिस्चार्ज करेंगे उस वक्त आप उसकी कंडीशन को चेक करेंगे कि अब हम चूँकि पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, अब उसका प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कैसा है, आपने उससे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, वोंड केयर, करंट मेडिकेशन भी देना है, डाइट के बारे में भी उसको इन्फॉर्म करना है, एक्टिविटी लेवल भी उसका चेक करना है और रिस्ट्रिक्शन भी उसका चेक करना है, ठीक है। इसके बाद ये आपकी हो या रेफरेंस, ठीक है। तो इसके साथ चैप्टर ख़त्म हुई। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ न कुछ हद तक समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।